मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि मेहनत, लगन और हिम्मत ये तीनों चीज़ों से आपके सपने साकार होंगे। चलिए, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज का थर्ड चैप्टर। और इस थर्ड चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर इन्वायरमेंट के बारे में। अब इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इन्वायरमेंट में हमारा एयर है, वाटर है, राइट, और वाटर साइकिल किस तरीके से काम करती है इसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे हमारा पर्यावरण है, क्या क्या इसमें पोल्यूशन हो रहे हैं, क्या सोर्स ऑफ वाटर क्या है और पोल्यूशन के क्या कारण हैं, पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके इफेक्ट क्या हैं। इसके अलावा हम कुछ अर्थक्वेक के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ, जैसे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वाटर कंजर्वेशन और उसके मैनेजमेंट के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कंप्लीटली, वो भी डिटेल में। चलिए, इससे पहले कि हम जनरल नॉलेज की चीज़ों के बारे में जाने समझने की कोशिश करें, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको सिलेबस जो जीके का है, इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री का मैंने एक ओवरव्यू दिया है एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसके अलावा ज्योग्राफी, इस चैप्टर को भी कवर किया गया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट, और ज्योग्राफी को हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया है। तो आज हम इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि एक ही पार्ट में कंप्लीट इन्वायरमेंट को हम डिस्कस कर लें, और जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं सैनिक स्कूल के अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। चलिए, इन्वायरमेंट जो चीज़ है ना, इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझना होगा कि जो इन्वायरमेंट है कंप्लीटली हमारे पर्यावरण को बताता है। किसको बताता है? पर्यावरण को बताता है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? यानी कि इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट का मतलब होता है चारों तरफ जो जिस चीज़ से हम घिरे हुए हैं, चाहे हम धरती से घिरे हों, आकाश से घिरे हों, जल से घिरे हों, ये सारा हमारा पर्यावरण के अंदर आता है। तो देखिए, हमारे पर्यावरण में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है वाटर। अगर पानी नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, प्लांट नहीं उगेंगे, जानवरों को पानी पीने को नहीं मिलेगा, हमें प्योर वाटर नहीं मिलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो एक्सपेरिमेंट है ना, वाटर किन किन चीज़ों का है, क्या क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है हमारे पास वो वाटर है। हाँ, देखिए, समुद्र में इतना पानी है, नदियों में इतना पानी है, महासागरों में इतना पानी है, बट हाँ, बस हमें करना क्या है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जिससे जो वाटर जिसके अंदर बहुत सारा सॉल्टी है, नमक है, उस नमक को हटा दिया जाए, पूरा हमें पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, अब जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हर कंट्री में, आप कह सकते हो कि 71% अर्थ सरफेस का, जो कि पूरा का पूरा 71% हिस्सा लगभग पूरे अर्थ का वाटर से घिरा हुआ है। किससे? पानी से घिरा हुआ है। और लेकिन बहुत सारा वाटर है, लेकिन हमारे पास जो कम है ना, वो फ्रेश वाटर की कमी है। जो फ्रेश वाटर है ना, वो 3% है। लेकिन अगर हम इस 70% पे काम करेंगे जिससे कि वाटर हमारा फ्रेश हो सके, तो कहीं ना कहीं वाटर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आप कह सकते हो कि पूरे पूरे वर्ल्ड का सरफेस एरिया का 4% वाटर का रिसोर्सेज इंडिया के अंदर है। और कहीं ना कहीं जो टोटल वाटर अवेलेबल है, और जिसको आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कंट्री में वो 4000 किलोमीटर क्यूबिक इतना एरिया है जहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रिस्क्रिप्शन है कि टोटल वाटर अवेलेबल है। जो सरफेस वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, वो करीब 1869 किलोमीटर के एरिया में है। और इसके साथ साथ जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, वो 1122 किलोमीटर क्यूबिक है। मेजर सोर्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास क्या है? सबसे पहली बात तो रिवर है, लेक्स हैं, मतलब कि जो झीलें हैं। इसके अलावा पॉन्ड्स, तालाब हैं, टैंक्स हैं। ये मेजर जो है वो सोर्स ऑफ वाटर है। इसी तरीके से हमारी जो नदियां हैं, जैसे कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इन नदियों में बहुत सारा पानी है।
तो अब देखिए आपको समझना पड़ेगा, इतना सारा पानी है, हम समझ पा रहे हैं 60% जो टोटल सरफेस वाटर का जो है वो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड वाटर में फिर जाता है। ग्राउंड वाटर में आप कह सकते हो कि कंट्री का और ऑल अबाउट 432 किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है। 46% टोटल आप कह सकते हो कि रिप्लेसनेबल ग्राउंड वाटर है, राइट, इसको रिप्लेसेबल है एक तरीके से। और ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइजेशन है बहुत हाई है, बहुत तेजी से वो ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जाता जा रहा है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो मेजर रिसोर्सेस हैं, चाहे हम पंजाब की बात कर लें, हम हरियाणा की बात कर लें, या राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, केरल हो, केवल एक स्मॉल पोर्शन में ही ग्राउंड वाटर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है जिन स्टेट्स में, वो यूपी हो गया, बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है ना वो मॉडरेट है, मॉडरेट है। और आपको मैं बता दूं कि जो सरफेस वाटर होता है, जो हमारे पास में सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर का मतलब जो हमारे जमीन के अंदर पानी है, इरिगेशन सिंचाई में 89% खर्च हो जाता है। डोमेस्टिक यूज में जैसे कि खाना पीना, बर्तन धोना, इन सारी चीज़ों में 9%। इंडस्ट्रियल जो यूज होता है वो 2% इंडस्ट्री में यूज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर वाइज बांटें ग्राउंड वाटर को इंडिया के अंदर, तो इरिगेशन में 92%। देखिए ये तो हमने पूरा बात किया है कि सरफेस वाटर के बारे में, लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो 92%, 3% डोमेस्टिक यूज और 3% इंडस्ट्रीज यूज में इनका यूज किया जाता है। लेकिन पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो डे बाय डे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, राइट। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री की वजह से जो हमारा वाटर है वो पोल्यूट भी होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका हमें नुकसान आगे चल करके हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को भुगतना पड़ेगा। तो हमने बात किया अभी जिन टॉपिक्स को हमने समझा, वो टॉपिक हमारा क्या था? वो टॉपिक था एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ऑन द एवरीडे लाइफ। क्या एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि एवरीडे लाइफ में क्या है, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ऑन एवरी डे लाइफ, राइट। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि इवेपोरेशन। अभी इवेपोरेशन क्या मतलब क्या होता है, कंडेंशन हम समझते हैं कि ये क्या होता है, कंडेंशन क्या होता है, और वाटर साइकिल के बारे में हम समझते हैं। तो पहला टर्म है इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, जब हम जो वाटर हमारा लिक्विड फॉर्मेट में होता है, जैसे कि अगर आप एक बाउल में और अपने छत पे जा करके या घर से बाहर जब बहुत तेज धूप होगी तो एक बाउल में अगर वाटर रख दोगे तो आप देखोगे कि वो इवेपोरेट होकर के वापस से बादलों में चला जाता है, और बारिश के फॉर्मेट में क्या होता है, वापस से वो पानी जमीन के अंदर आ जाता है। जमीन से हम पानी को निकालते हैं, हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, फिर वो क्या होता है, ये वापस से वायुमंडल में चला जाता है, फिर ये साइकिल चलती रहती है। इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब होता क्या है, ज्यादातर जो वाटर है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होकर चला जाता है, हमारी बॉडी से इवेपोरेट होता है, और कहीं ना कहीं ऑल टाइम ये जो टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता रहता है, और ये एसेंशियल पार्ट है वाटर साइकिल का। इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल, राइट। और वाटर साइकिल के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंडेंशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे सॉल्ट हो गया, राइट, जैसे स्मोक हो गया, राइट, और जैसे कि जो सफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं एयर के अंदर जो प्रेजेंट हैं वो डिपेंड करते हैं दो फैक्टर्स पे। पहला जो फैक्टर्स होता है वो होता है हमारे टेम्परेचर का, दूसरा होता है एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है। इससे बहुत बड़ा फैक्ट क्रिएट होता है, राइट। अब जो कंडेंशंस की बात करते हैं तो कुछ अलग अलग टाइप्स के कंडेंशंस होते हैं, तो हम अभी चर्चा कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंडेंशन। टाइप ऑफ कंडेंशन, अब ये टाइप ऑफ कंडेंशन क्या होते हैं इसको हम समझते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने ड्यू देखा होगा, ड्यू का मतलब होता है ओस। क्या? ओस। अब देखा होगा ठंडियों के दिनों में जब आप घर से सुबह सुबह बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि पत्तियों पे, खेतों में ओस पड़ जाती है। ओस की छोटी छोटी पत्तियों पे क्या होता है, बूंदें होती हैं, ओस की बूंदें होती है, राइट। इसी तरीके से फोग जमा हो जाता है, कोहरा जमा हो जाता है, राइट। और इसके अलावा फ्रॉस्ट हो जाता है,
स्मोक हो जाता है, स्मोक हो जाता है, एकदम धुआं धुआं टाइप, हैज हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे स्मोक और डस्ट पार्टिकल होते हैं जिसमें 70 विजिबिलिटी एकदम 2 किलोमीटर से भी कम हो जाती है, उसको हम हैज कहते हैं। और स्मोक के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही एक कॉमन इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, नॉर्मल फोक से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और जो फ्रॉस्ट होता है वो एक टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जमने लगता है वाटर हमारा। और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम टाइप्स को हमने जान लिया कंडेंशन के, वाटर साइकिल को हमने समझ लिया। वाटर और ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये कंटिन्यूअस हमारे वाटर में वापस से वो वायुमंडल में जाता है, फिर वापस आता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती होती है। और ये इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये हमेशा जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। इसके अलावा ग्राउंड वाटर की बात करें तो भी वो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, चलती रहती है। तो ये ग्राउंड वाटर समझ लिया, इवेपोरेशन समझ लिया, ये सारी बातें हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली है और समझ लिया है हमने। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी जो नेचर के द्वारा वाटर साइकिल है इसको हमने समझा है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के बारे में। जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है वो क्या है, उसको हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ट्रेडिशनल वाटर साइकिल में होता क्या है, देखिए ये प्रोसेस है एक तरीके से एक्यूमुलेट करने का, स्टोरेज करने का रेन वाटर को। अब रेन वाटर को हम कैसे रख सकते हैं, देखिए इंडिया में अलग अलग चीज़ें हैं, लोग तालाब में रखते हैं, पॉन्ड्स में रखते हैं, राइट, कैप्चर करते हैं, पैड सिस्टम तैयार करते हैं, कुछ लोग झील बनाते हैं आर्टिफिशियल, उसमें स्टोर करते हैं और फिर वापस से वाटर का यूज़ करते हैं। देखिए अगर मैं बताऊं आपको कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने छतों पे ऐसे मेड़ बना देते हैं, राइट, ये छतों पे जैसे ये मेड़ बन जाता है ना, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है, छत पे बहुत सारा पानी भरा जाता है, यहाँ पे एक पाइप होता है जिसके थ्रू वो पानी नीचे आता है। नीचे कहीं ना कहीं घर के अंदर एक टैंक बना होता है अंडरग्राउंड, जिसके अंदर ये पूरा पानी स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ से पानी क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और फिर वापस से इन पानी का रीयूज किया जाता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये टेक्निक हो जाएगी। तो अलग अलग चीज़ें हैं, लोग अलग अलग तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। देखिए हमने वाटर के बारे में बात करा, हमने बात करा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, हमने नेचर इवेपोरेशन वाटर साइकिल के बारे में बात की, कितना % वाटर है इंडस्ट्री में, कितना यूज़ हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। लेकिन एक और पॉइंट जिससे हम दूर नहीं हो सकते, उन पॉइंट्स को भी चर्चा करना होगा, जैसे कि वाटर का पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब कि प्रदूषित पानी। प्रदूषित पानी क्या हो रहा है, देखिए कंपनीज फैक्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हमारा पूरा का पूरा पानी में जाकर मिलता है, जिससे कि पानी जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है। अब देखिए दो चीज़ें, सोर्स क्या है, देखिए सबसे पहले तो एक नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं, जैसे कि जिसके कारण वाटर पोल्यूशन फैल रहा है। एक हो गया एग्रीकल्चर का वेस्ट मटेरियल। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल, डोमेस्टिक वेस्ट जो घरों से निकलता है, कूड़ा करकट, उससे जो वेस्ट निकलता है, इन सारी ही चीज़ों से, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें, वो इन सब से वाटर हमारा क्या होता है, पोल्यूट होता है। अब देखिए वाटर किस किस तरीके से पोल्यूट होता है उसके बारे में बात करें। पहले तो मरीन पोल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट जो होता है, सरफेस वाटर का पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन, ये बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके इफेक्ट क्या है आपको पता भी है, इसके बहुत खतरनाक इफेक्ट्स हैं। पहली चीज, जो भी हम सब्जियां उगाते हैं और प्रदूषित पानी इसके अंदर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में रन ऑफ होती है, जो फॉर्मलैंड है उसके अंदर, और कहीं ना कहीं रेन डिजॉल्व कर देती है उसके फास्फोरस को, नाइट्रोजन को, जिससे क्या होता है उससे का इफेक्ट हमें दिखता है, ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट होता है, हमारे इकोसिस्टम में भी बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलने लगता है। अच्छा, इतना नुकसान है
इन सब चीज़ों का, तो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, कंट्रोल, अगर कोई कहता है ना कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इन चीज़ों पे, कंट्रोल का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। क्या? अवेयरनेस। लोगों के अंदर जागरूकता आना, लोगों के अंदर जागरूकता का आना बहुत जरूरी है। जितने लोग अवेयर होंगे उतने ही चीज़ों को मेंटेन करेंगे, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल का जो डिस्पोजल होता है वो कम करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ प्रिवेंशन कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट बना रखे हैं, इसमें कुछ पॉलिसीज भी हैं, और जो कंट्रोल करती है वाटर की पोल्यूशन को। अब हम बात करते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1974 का जो एक्ट है, जिसके थ्रू क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल बोर्ड जो कहेगी कि जो स्टेट बोर्ड जो होगा, दो या दो से ज़्यादा अगर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशंस, प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स, डिफरेंट एरियाज इन स्टेट, अपने स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कितनी साफ सफाई, इन सारी चीज़ों को वो प्रमोट कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज हैं। अब देखिए, इससे होता क्या है ना, अर्थक्वेक। क्या? अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक का क्या कारण होता है? अर्थक्वेक का सीधा मतलब होता है भूकंप। ये क्या होता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। इतना जब हम पॉल्यूशन करते हैं, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से अपने साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है, अचानक से एनर्जी जनरेट होती है अर्थ के अंदर, और ये सेस्मिक वेव के कारण अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बाउंड्रीज हैं। अर्थक्वेक में आपको समझना पड़ेगा भूकंप बहुत सारा नुकसान पहुंचा देता है। और इंडिया के अंदर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग, इंडिया के अंदर अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप के झटकों की बात करें, तो कहीं ना कहीं भूकंप के झटके देखने को हर साल कहीं ना कहीं मिलते हैं। एक होता है लिस्ट डैमेज, दूसरा होता है लो डैमेज, फिर होता है मॉडरेट, मतलब जिसमें थोड़ा ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, से हाई डैमेज, राइट, वेरी डैमेज। देखिए, वेरी हाई डैमेज रिस्क में कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, देखिए लिस्ट में अगर हम बात करें तो नॉर्थ बिहार, वेस्ट बंगाल, डेल्टा एरियाज गोदावरी का, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, मोस्ट एरिया गुजरात का, कच्छ वाले इलाकों को छोड़ करके लिस्ट। लो में उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, ईस्टर्न राजस्थान हो गया, उड़ीसा का कोस्टल एरिया, ये लो डैमेज रिस्क है। मॉडरेट में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश है, रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ साउथर्न, जैसे कि राजस्थान हो गया, मोस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, साउदर्न बिहार, नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा। हाई डैमेज में जम्मू एंड कश्मीर में भूकंप ज़्यादा रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लें, और नॉर्दर्न पंजाब के बारे में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का जो तराई का रीजन है, बारवार रीजन, तो इन रीजन्स में आता है, अलग अलग रीजन्स में, राइट। अर्थक्वेक का जो है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इंडिया के अंदर फ्रिक्वेंटली जो अफेक्टेड हुआ, मॉडरेट ज़्यादातर जो हुआ है, इसमें बिहार, गुजरात। शॉकिंग अर्थक्वेक आया था कोयना में 1967 इन महाराष्ट्र। इंडिया हैज़ बीन सेवरली रॉक्ड इन अगस्त 1988, और देन 1991, 1993 भुज गुजरात के अंदर, 2005, 2015 में नेपाल में भी। ये तो अर्थक्वेक के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अर्थक्वेक से रिलेटेड। अब हम फ्लड के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लड का मतलब होता है आपका बाढ़, भूकंप, ये सब आते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें ये रिलेटेड हैं। तो वाटर, बाढ़ का आना, इसका मेन कारण क्या है? देखिए, बाढ़ आता है ओवरफ्लो ऑफ वाटर। अब ये जो फ्लड का जो कारण है ना, बहुत तेज बारिश हो जाए, हैवी रेन्स, हैवी आप कह सकते हो कि विंड चलने लगे, हवा चलने लगी। इसके अलावा साइक्लोन आ जाए, इसके साथ साथ में लातूर,
कोयना फ्लड अलग अलग जगहों पे आता है। और मैं जो लातूर बताया मैंने, यहाँ पे अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। फ्लड्स का जो मेन कारण रहता है वो होता है हमारा स्ट्रक्चरल डैमेजेस, पब्लिक यूटिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, वाटर बेन डिसीज होती हैं, फ्लड की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अभी फ्लड आई है तो कितना सारा नुकसान हुआ था। जब पाकिस्तान के अंदर फ्लड आई, बाढ़ आई, तो बहुत सारा नुकसान होता है। इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं वो रुक जाती हैं, लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती, बहुत सारा कनेक्टिविटी घट जाती है। और कारण क्या है फ्लड का? ज़्यादातर मोस्ट हैवी रेनफॉल के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, हैवी रेनफॉल होता है तो बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और रेनफॉल व्हेन नेचुरल वाटर कोर्स डू नॉट हैव अ कैपेसिटी टू कन्वे excess water. However, floods are not always caused by heavy rainfall. जैसे डैम का फेलियर हो गया, और ये एक कारण हो सकता है फ्लड का। फ्लड के इफेक्ट क्या होते हैं ना, जब फ्लड होता है ना, बीमारियां भी अपने साथ बहुत सारी लाता है। क्यों? क्योंकि गंदा पानी होता है, हर जगह फैला होता है, और इससे बहुत सारा ड्रिंकिंग वाटर में भी नुकसान पहुंचता है। प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग अगर नहीं होती है तो इसकी वजह से भी क्या होता है ना, फ्लड बहुत सारा डैमेजेस कर देता है। अब ये जो वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट है, इन सारी चीज़ों को ही देखता है, कि जो हमेशा देख रहा है कि वाटर कंजर्वेशन में हमें हमेशा पता चलता है कि जो फ्रेश वाटर है इसकी कमी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मतलब ये कम होता जा रहा है हमारे इन्वायरमेंट से। जो हमारा फ्रेश वाटर है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। और इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो फ्रेश वाटर है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है, राइट। देखिए, जिन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी, इसके अंदर वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के बारे में बताया, फ्लड जो है बाढ़, उसके क्या नुकसान है, कॉजेज क्या क्या, कारण क्या क्या है। इसके अलावा हमने बात करी कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारा जो टाइप ऑफ चीज़ें हैं, या कंडेंशंस के बारे में बताया, इवेपोरेशंस के बारे में बताया, वाटर साइकिल के बारे में बताया, कंडेंशंस के बारे में बताया, चाहे वो ड्यू हो, फोग हो, स्मॉग हो, ये वाटर साइकिल के बारे में हमने चर्चा करी। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल वाटर साइकिल है उनके बारे में हमने बात करी, उन टेक्निक्स के बारे में बात करी, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करी, वाटर पोल्यूशन के टाइप्स क्या हैं इनके बारे में हमने बात करी, और वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं इन चीज़ों के बारे में हमने जाना है। और अब बारी है हमें जानने की कि ये जो अर्थक्वेक है इंडिया के अंदर किस किस तरीके से हुआ, क्या चीज़ें हैं, हाई डिमांड रिस्क क्या होता है, मॉडरेट रिस्क, हाई जोन कहाँ पे है, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में समझ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम चर्चा करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इन्वायरमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन कॉन्सेप्ट को हमने देखा है, अब बारी है क्वेश्चंस को समझने की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ ऑफ वाटर। तो आप सिंपली बता सकते हो कि 71% जो हिस्सा है वो वाटर सरफेस से कवर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इन टोटल वाटर इज अवेलेबल। मैंने बताया कि वाटर का जो परसेंटेज है लगभग फ्रेश वाटर 3% है। इसी तरीके से हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज आर अकाउंटेड बाय इंडिया। कितना परसेंट वाटर है जो इंडिया में है, तो आप कह सकते हो कि लगभग 6% जो वाटर है वो इंडिया के अंदर है, 6% वाटर। इसी तरीके से मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इंडिया में क्या है, मेन सोर्स जो है वाटर का वो है प्रिसिपिटेशन, राइट। इसी तरीके से द टोटल वाटर अवेलेबल इन प्रिसिपिटेशन इन द कंट्री इन अ ईयर कितना है, कितने क्यूबिक किलोमीटर है, तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये अवेलेबिलिटी की बात है। सरफेस वाटर रिप्लेसनेबल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया कितना, तो आप कह सकते हो कि लगभग 1000
869 cubic kilometer. The total utilizable water resource in India is about 1122 cubic kilometer. And next question is that कि which of the following is are the major source and sources of surface water. तो surface water का जो major source है ना, वो rivers भी है, lake भी है, pond भी है, मतलब all of these जो है वो correct option है. हाउ मेनी रिवर्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, तो लगभग आप कह सकते हो 10,360 रिवर्स इन इंडिया. राइट, चलिए आगे चलते हैं. गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक रिवर्स अकाउंटेड फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स इन कंट्री. तो आप कह सकते हो कि ये लगभग हमारा 60%. इसी तरीके से द टोटल रेप्लेशनेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन कंट्री आर अबाउट, ये है कंप्लीटली हमारा 432 क्यूबिक किलोमीटर. विच टू रिवर्स बेसिन हैव अबाउट 46% ऑफ द टोटल रेप्लेंसिबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस. तो ये है हमारा कंप्लीटली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. इसी तरीके से जो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज अ वेरी हाई, दैट इज अ पंजाब. इसी तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटिलाइज ओनली अ स्मॉल पोर्शंस ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल्स, दैट इज अ छत्तीसगढ़. इसी तरीके से व्हाट परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर यूटिलाइज इन इरिगेशंस, कितना परसेंट लगभग हम इरिगेशंस में खर्च करते हैं, तो लगभग 89% यूटिलाइज होता है. विच परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर इंडस्ट्री का, लगभग आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रीज में हम यूज करते लगभग 2 से 3%, 2%. राइट. द मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इन विच सेक्टर, मैक्सिमम यूज होता है ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में. इसी तरीके से विच द प्रोसेस ऑफ चेंज इन वाटर फ्रॉम लिक्विड टू अ स्टेट गैस इज कॉल्ड व्हाट. लिक्विड से गैस में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अ हाईएस्ट इन, वो हाईएस्ट किस चीज़ में रहता है? हॉट कंडीशन, ड्राई, विंडी, सब में रहता है. हॉट में भी रहता है, ड्राई में भी रहता है और विंडी कंडीशंस में भी होता है. द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड सॉलिड इज अ कॉल्ड, देखिए लिक्विड से सॉलिड में बनना, दैट इज अ कंडेंशन. कंडेंशन कहलाता है. लिक्विड से सॉलिड में बनना मतलब जमना, एकदम बिल्कुल ठंड पड़ना, कंडेंशन कहलाता है. द कंडीशंस प्री रिक्विजिट ऑफ कंडेंशंस क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर होना चाहिए, एयर टेम्परेचर फॉल होना चाहिए, बिलो ड्यू पॉइंट होना चाहिए, या मोलिक्यूल्स होना चाहिए. इसमें ऑल ऑफ एवर. क्या हो सकता है? ऑल ऑफ एवर. राइट, डाउन होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. तो ऑल ऑफ एवर इज द करेक्ट आंसर. द प्रोसेस ऑफ कंडेंशंस डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डेसियंसी में या रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, या फिर बहुत? तो बहुत. रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी और टेम्परेचर डिसियंसी में भी ये मैटर करता है. इसी तरीके से द फॉल इन अ टेम्परेचर कॉज इंक्रीज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो आप कह सकते हो कि इंक्रीज किसके अंदर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर ये इंक्रीज होता है. इसी तरीके से व्हेन वाटर वेपर स्टार्ट्स कंडीशनिंग देन इट्स फॉर्म, क्या हो सकता है यहाँ पे? दैट इज ड्यू, फॉग, क्लाउड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज. तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. इसी तरीके से व्हेन ड्यू पॉइंट इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट इट फॉर्म्स, मिस्ट होगा, फॉग होगा, फ्रॉस्ट होगा, या क्लाउड्स होगा. तो इसका सिंपल सा है मिस्ट. क्या होगा? मिस्ट. इसी तरीके से
When dew point is above the freezing point, it forms, that is dew, fog, mist, all of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज. ठीक इसी तरीके से हम आगे चलें. अगर इसमें लिखा हुआ द हीट एनर्जी रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ कंडेंशन इज कॉल्ड. द टाइम ऑफ कंडेंशन इज कॉल्ड latent heat of condensations. Latent heat of condensation. Dew is formed. Dew is formed what? When there is a clear sky in the right. जहाँ पे बिल्कुल clear sky हो, right? That is a dew. वहाँ बनता है. If the temperature of air fall, bell and dew points due to the contact with the surface. तो वहाँ पे क्या होता है? वहां पे हो जाता है लॉग. फॉर्म इज द वॉइस. लॉग इज फॉर्म्ड एंड वॉइस फॉर्म्ड. वहां पे वॉइस बनता है, लॉग बनते हैं. फोक्स आर फॉर्म ड्यू टू. फोक्स कब बनते हैं? फोग मतलब आपने देखा होगा ठंडियों में फोग जमा हो जाता है, और दैट इज अ रेडिएशन में, कंडक्शंस में, या फिर वार्म ठंडा गर्म होना. तो इन सारी चीज़ों की वजह से फोग होता है. गाड़ियों में देखा होगा सामने कांच पे बिल्कुल फोग जम जाता है, हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है फोग की वजह से. द लाइट फोग इन विच विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड 2 किलोमीटर इज कॉल्ड. 2 किलोमीटर के अगर एरिया को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है लाइट फोग, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिस्ट. इसी तरीके से इन अ सब ट्रॉपिकल रीजन अकर इन समर सीजन. तो इसका क्या होगा? इसका सिंपल सा हो सकता है कि जो हमारा विंटर सीजन है वो होगा सब ट्रॉपिकल रीजन. फोग अकर इन द ऑल सीजन इन द रीजन बियॉन्ड, दैट इज 35 लैटिट्यूड्स. ठीक इसी तरीके से इफ ड्यू पॉइंट्स अ टेम्परेचर इज अ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंड द वाटर वेपर टर्न्स डायरेक्टली इनटू द सॉलिड फॉर्म, then a frost is formed. इसी तरीके से स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ, दैट इज स्मोक एंड फॉग. हैज इज कॉज्ड बाय, किसके कारण बनता है? स्मोक और डस्ट पार्टिकल के कारण बनता है. विच इज द फॉलोइंग कैन subliminate directly into a water vapor, that is called both of these. Then when water is transpired from the plants and evaporates from its soil, then it's called a evapotranspiration. The continuous and balanced process of evaporations, precipitations, transpirations, runoff, water, etc. is called, that is hydrological cycle. The process of accumulations and storage of rainwater for the reuse rather than allowing it runoff is called, that is water harvesting. Which of the following is traditional methods of water harvesting in India? That is all of these. PAR is a common water harvesting techniques practiced in, that is western Rajasthan. The bigger lake reservoir used for water harvesting in Rajasthan is called, that is Sagar and Samant. Or Saza Khan water harvesting technique is prevalent in, that is answer will be eastern Rajasthan में. A small earthen check dam then captured the conserved rainwater is called, इसको हम कहते हैं जोहाद. ठीक इसी तरीके से in which water harvesting system the water is directed from swift flowing hill stream into irrigation channel, or that is a PAT system. Maldhari tribes of Rhine of Kutchi developed which type of water harvesting system? That is a Veerdas. What is or causes the water pollution? Water pollution के क्या कारण है?
दैट इज ऑल ऑफ एबव, चाहे एग्रीकल्चर वेस्टेज हो, इंडस्ट्रियल हो, डोमेस्टिक हो, इन सारी ही चीज़ों की वजह से वाटर पोल्यूट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एग्रीकल्चर वेस्टेज, कौन सा इसके अंदर एग्रीकल्चर वेस्टेज के अंदर आता है? पेस्टिसाइड्स, एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल है वो, या फर्टिलाइजर, या ऑल ऑफ दिस। तो आप कह सकते हो इसमें भी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसी तरीके से विच फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, मरीन का, थर्मल का, सरफेस का, सब के सब वाटर पोल्यूशन का एक टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता है वो एम्बोफाइजिस के कारण होता है। बैक्टीरियल डिसीज किसके कारण होती है? कंटामिनेटेड वाटर के कारण होती है क्या? देखिए, वो होती है जो बैक्टीरियल डिसीज होती है ना, वो होती है हमारी ऑल ऑफ दिस, चाहे वो कालरा हो, है ना, बोटुलिज्म हो, है ना, डेंस्ट्री हो, सब होता है वाटर के, कंटामिनेटेड वाटर के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीज, मतलब जो वायरल डिसीज होती है, बीमारियां जो होती हैं वो कॉन्टामिनेटेड कारण वाटर के कारण क्या हो सकता है? टाइफाइड हो सकता है, कालरा हो सकता है, क्या हो सकता है? टीबी, हेपेटाइटिस ए, क्या हो सकता है? दैट इज अ हेपेटाइटिस ए। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय, किसके द्वारा कंट्रोल करा जाता है? ये सारा का सारा मास सोशल अवेयरनेस के थ्रू, जो में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस बनाई जाएं, या फिर रिसाइकल किया जाए इंडस्ट्रीज के वाटर को, ऑल ऑफ दिस। तो सारी चीज़ों से ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पॉल्यूशन को। वाटर का जो प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट वाज कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1974 में। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड द डिजास्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, किस किस चीज में वो डिजास्टर को क्लासिफाइड किया गया? दो पार्ट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर्स, कौन सा इसमें से नेचुरल डिजास्टर है वो आपको बताना है। फ्लड है, रोड का एक्सीडेंट तो नेचुरल नहीं है, केमिकल लीकेज भी नहीं है, ऑयल का सीपेज भी नहीं है, फ्लड जो है वो नेचुरल डिजास्टर है। जनरली जो मासिव अर्थक्वेक है इंडिया में कहाँ पे आता है? अरावली रेंज में आता है, या फिर हिमालय की रेंज में आता है, या विंध्याचल की रेंज में आता है, या डक्कन ट्रैप रीजन में आता है। तो वो कहाँ आता है? तो सबसे इसका सटीक जो आंसर होगा वो हिमालय रेंज इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से द अर्थक्वेक ऑफ ओवर हाउ मच मैग्नीट्यूड डैमेजेस प्रॉपरली एंड अ लाइफ, तो इसका आंसर होगा 5.5। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया कम्स अंडर अ लीस्ट डैमेज रिस्क अर्थक्वेक जोन। तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक जोन है दैट इज ऑल ऑफ एबव, चाहे वो प्लेन एरिया की बात करें उत्तर प्रदेश की, या कोस्टल प्लेन्स की बात करें महाराष्ट्र केरला की, या फिर डेजर्ट की बात करें राजस्थान की, इन सारे ही चीज़ों में वो है, ये प्लेस आते हैं लिस्ट कम डैमेज वाले अर्थक्वेक में। जम्मू कश्मीर एंड सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर नॉर्थर्न इंडिया कम्स अंडर, किसके अंदर आता है ये? लो में, मॉडरेट में, वेरी हाई में, या लिस्ट डैमेज में। तो आप कह सकते हो कि ये जो एरिया है वो वेरी डैमेजेस में आते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेजेस के चांसेस रहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ उत्तरकाशी अर्थक्वेक दैट ऑकर्ड इन अक्टूबर 1991 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, कितना था, उसकी तीव्रता कितनी थी? तो उसकी तीव्रता थी लगभग 6.6। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ अ फ्लड, फ्लड के क्या कारण हो सकते हैं? ऑल ऑफ दीज हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल हो सकता है, डैम का फेलियर, डिफ्रॉस्ट्रेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। सो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और जिसके अंदर हमने चीज़ों को डिस्कस किया, इसमें कौन सा फ्लड का कारण है, हैवी रेनफॉल, डैम का फेलियर, या फिर क्या, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, या किसी भी तरीके से कोई भी अगर डाउट नज़र आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारे नंबर के साथ जुड़ सकते हो। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जीके के, और चैप्टर्स जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। और कोई डाउट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको लिखना होता है ज्वाइन, जो भी बैच का नाम चल रहा है, जैसे गदर, राइट, और अपना नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं,
तो ये लिखना है, और ये जो 8770077431 का जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर, इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है मैसेज, व्हाट्सएप करना है। तो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे उन डाउट्स को क्लियर कर लिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू so much.